एवरीवन, हमारी पीवाईक्यू सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। सीएपीएफ पॉलिटी पीवाईक्यू की ये 5वीं वीडियो होने वाली है, जिसमें हम 2020 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। हमने 2024, 23, 22, 21 ये चारों पेपर डिस्कस ऑलरेडी कर लिए हैं। आपकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा सेंसर मोशन से रिलेटेड। अब लास्ट वीडियो जब मैंने बनाई थी या लास्ट टाइम जब मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर चारों मोशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। मैंने आपसे कहा था कि यूपीएससी अगर 4 स्टेटमेंट दे रहा है तो अगले एग्जाम में एक स्टेटमेंट को उठा करके वो क्वेश्चन बना देता है, और वही चीज़ यहाँ पर की गई है। सेंसर मोशन जो है, इसको निंदा प्रस्ताव भी कहा जाता है हिंदी में। इससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? A leave of the house is required to move it. इसे पेश करने के लिए सदन की अनुमति की आवश्यकता होती है। The government is free to fix time and date for its discussion. सरकार इसकी चर्चा के लिए समय और तारीख तय करने के लिए स्वतंत्र है। It can also be moved against the entirely of the Council of Minister. पूरे के पूरे जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं उनके विरुद्ध भी इसे पेश किया जा सकता है। The speaker decides whether the motion is in order. अध्यक्ष ये तय करता है कि ये उचित है या नहीं है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो आपका आंसर होने वाला है बी। अब शायद आपको पता ना हो कि सेंसर मोशन क्या होता है, तो हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आंसर मैंने आपको बता दिया है, बी इसका आंसर होने वाला है। द गवर्नमेंट इज फ्री टू फिक्स टाइम एंड डेट फॉर इट्स डिस्कशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेंसर मोशन क्या है? सबसे पहले ये समझो, एक फॉर्मल स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज या जो भी बिल वगैरह ये लेकर के आ रहे हैं उसके अगेंस्ट डिसअप्रूवल बताता है। तो जनरली लीडिंग पार्टी के अगेंस्ट जो अपोजिशन है वो डिसअप्रूवल लेकर के आते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट में। ठीक है, पॉलिसीज और एक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी हो सकता है। इट डज नॉट रिक्वायर द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट इफ पास्ड। जनरली जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अविश्वास प्रस्ताव, अगर वो पारित कर दिया जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रेजिग्नेशन देना होता है। लाइक नाउ दे हैव नो मेजॉरिटी इन द हाउस कि वो आगे सरकार चला सके। मेजॉरिटी मतलब नंबर ऑफ सीट्स इनके पास अब उतनी नहीं है जितनी सरकार चलाने के लिए चाहिए, विच इज 50% + 1। पर अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तब उन्हें रेजिग्नेशन नहीं देना है। इट इज जस्ट डिसअप्रूवल है। क्या? एक पॉलिसी के अगेंस्ट। अ लीव ऑफ द हाउस इज रिक्वायर्ड टू मूव इट। परमिशन डेफिनेटली रिक्वायर होती है, परमिशन ऑफ द हाउस। ठीक है, फिर गवर्नमेंट टाइम फिक्स नहीं कर सकती। देन इट कैन ऑल्सो बी मूव्ड अगेंस्ट, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी आ सकता है, इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी आ सकता है। एंड स्पीकर डिसाइड करता है कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मनी बिल। पिछले पेपर में भी क्वेश्चन था मनी बिल से रिलेटेड, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। डेफिनेटली मनी बिल सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। Deputy Speaker can also certify a money bill in case of office of Speaker falling vacant. A Speaker's authority is final to whether a bill is money bill or not. It can be referred to a joint committee of the two houses. ये जो है दोनों हाउसेस की एक जॉइंट कमेटी बना करके भेजा जा सकता है अगर डेडलॉक आता है तो। अब मेरी बात समझना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, अब आने वाली क्लासेस में मैं आपको बिल रिलेटेड एक टेबल याद कराऊंगी। वो टेबल अगर आपने याद कर ली तो मैं कह रही हूँ आप कितने भी पीवाईक्यू लगाना, बिल रिलेटेड कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, मेरी गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली वो टेबल मैं आपको याद कराऊंगी। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में जाएगा। इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी, पहली चीज़। फिर अब क्योंकि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सारी पावर अब लोकसभा के पास है। राज्यसभा पास करे ना करे, राज्यसभा कुछ अमेंडमेंट बताए, राज्यसभा रिजेक्ट कर दे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर राज्यसभा द्वारा बताए गए अमेंडमेंट लोकसभा को मानना है तो मानेगी, नहीं मानना है तो नहीं मानेगी। दैट मीन्स किसी भी तरीके की ज्वाइंट कमेटी यहाँ पर नहीं बनेगी, ना तो ज्वाइंट सिटिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा।
एक स्पेसिफिक टाइम राज्यसभा को दिया जाता है, इतने टाइम में अगर राज्यसभा बिल को पास कर देती है तो ठीक है, नहीं कर दी तो बिल ऑटोमेटिकली पास माना जाता है। अब मान लीजिए सी ऑप्शन क्या है आपका कि स्पीकर डिसाइड करेगा कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है। डेफिनेटली ये पावर सिर्फ स्पीकर की है और स्पीकर उस बिल में एंडोर्समेंट लगा करके प्रेसिडेंट को भेजता है, स्पेसिफाई करता है दैट दिस इज अ मनी बिल। अब अगर स्पीकर एब्सेंट है तो उनकी जगह पर काम कौन करते हैं? डेप्यूटी स्पीकर। तो डेफिनेटली डेप्यूटी स्पीकर भी रेटिफाई कर सकते हैं कि सर्टिफाई कर सकते हैं कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? डी करेक्ट नहीं है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, नॉट इन राज्यसभा। Deputy Speaker can also certify in case of absence of Speaker. Speaker's decision is final. कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110(3). मनी बिल किसी भी जॉइंट कमेटी के पास नहीं जाता है, ना ही जॉइंट सिटिंग होती है। नथिंग हैपन्स लाइक दिस। ठीक, आर्टिकल 110 स्पेसिफाई करता है कि भैया मनी बिल क्या होता है, कौन कौन से मैटर आते हैं, लाइक इम्पोजिशन अबोलिशन ऑफ टैक्सेस, रेगुलेशन ऑफ बोरिंग ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट। फिर 109 में स्पेशल प्रोसीजर है इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स, जो बताता है कि सिर्फ लोकसभा में आएगा, राज्यसभा अमेंडमेंट बता सकती है, रिकमेंड कर सकती है, कर नहीं सकती। 14 डेज में डिसीजन देना पड़ेगा, अदरवाइज पास माना जाएगा। राज्यसभा एक्सेप्ट और रिजेक्ट कुछ भी करे, पर डिपेंडेंसी किस पर है? लोकसभा पर है। और मनी बिल इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल बिल, ये जरूर याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, इक्वल ट्रीटमेंट बी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल इंडिविजुअल, इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज ट्रांसेंडेड टू रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड्स। कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होने वाले हैं। देखिए, Statement 1, equal treatment to be supplemented with principle of proportionality. Social justice doesn't mean treating everyone exactly same, but it includes proportionality, treating unequal people unequally to bring fairness. Like जिनको ज़रूरत है उनके लिए रिजर्वेशन लाना, सोसाइटी की हर सेक्शन की नीड्स अलग अलग हैं तो उस प्रोपोर्शन में उनके साथ ट्रीटमेंट करना। Equal consideration is given to all individual. Everyone's right and needs must be fairly considered. सभी की जो needs हैं, जो rights हैं, जो भी respect है, सबको equally consider करना। Equality of treatment to recognize special needs, ठीक है, इसको हम बोलते हैं formal equality। Same treatment, social justice, कुल मिलाकर के सोसाइटी में जो weaker section है उसके upliftment की बात यहाँ पर हो रही है। Social justice is equals to equal opportunity plus proportional fairness plus special protection. Next question, Attorney General of India, इनका जो आर्टिकल है it is 76। मैं आपको बता दूँ, Attorney General is a constitutional post, only President जो हैं वो इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं। Qualification same as a judge of Supreme Court. There is no term and tenure, that means ये अपनी पोस्ट पर रहते हैं कब तक? जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर हो, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक, ठीक है। इसके बाद ये रेजिग्नेशन भी किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या इंडिया की किसी भी कोर्ट में ऑडियंस की तरह बैठ सकते हैं। ये लोकसभा, राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बस वोट नहीं ले सकते, इतनी सी बात है। सो आइए जानते हैं। द पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। She enjoys the right of audience only in the Supreme Court or High Court. This is wrong. Any court of India. Holds the office during the pleasure of the President. Receive remuneration as determined by the President. जो भी सैलरी वगैरह मिलती है वो प्रेसिडेंट ने जैसे डिटरमाइन किए वैसे ही मिलेगी। तो स्टेटमेंट कौन सा रॉन्ग हुआ? सेकेंड वाला, है ना। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन यहाँ पर चाहिए। किसी भी कोर्ट में जाकर के ऑडियंस की तरह बैठ सकते हैं। फिर जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। रेजिग्नेशन, रिमूवल, एवरीथिंग विल बी डन बाय द प्रेसिडेंट एंड जो भी रेम्यूनरेशन इनको मिलने वाला है वो डिसाइड कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन रिलेशन टू द पावर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? यूनियन गवर्नमेंट की बात करें।
The government of India may undertake legislative functions of a territory outside of India by agreement with the government of that territory. भारत सरकार उस क्षेत्र की सरकार के साथ समझौते के द्वारा भारत के बाहर किसी क्षेत्र के विधायी कार्यों को अपने हाथ में ले सकती है. The union government may not entrust a state government with functions over matter where executive power of the union extends. संघ सरकार किसी राज्य सरकार को ऐसे मामलों में कार्य नहीं सौंप सकती जहां संघ की कार्यकारी शक्ति विस्तारित होती है. The union government may direct states for construction and maintenance of means of communication of military importance. संघ सरकार सैन्य महत्व के संचार साधनों के निर्माण और रखरखाव के लिए निर्देश दे सकती है. किसको? राज्यों को. The governor may, with the consent of the government of India, entrust its officers with function on matters which fall within the executive power of the state. राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से अपने अधिकारियों को उन मामलों में कार्य सौंप सकता है जो राज्य की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आते हैं. थोड़े बड़े बड़े ऑप्शंस हैं, थोड़ा समय लगेगा समझने में. आराम से ऑप्शंस को पढ़ो और जवाब दो क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए. पूछा है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उसकी पावर से रिलेटेड क्या आंसर होना चाहिए बताओ. और जब भी आप वीडियो कंप्लीट करो तब डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना. तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आंसर होने वाला है ना वो होने वाला है बी. ठीक है, आप सारे स्टेटमेंट्स को समझते हैं. देखो पहला क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडरटेक लेजिस्लेटिव फंक्शन. किसी दूसरी कंट्री की जो गवर्नमेंट है उनसे अग्रीमेंट करने के बाद आर्टिकल 260 के तहत द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अंडरटेक लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल फंक्शन एनी टेरिटरी आउटसाइड इंडिया बाय एन अग्रीमेंट ऑफ दैट गवर्नमेंट. द यूनियन गवर्नमेंट में नॉट इंटरेस्ट अ स्टेट गवर्नमेंट विथ फंक्शन ओवर मैटर्स वेयर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड. स्टेट को नहीं दे सकते हैं जहाँ यूनियन की पावर है, ऐसा कहा जा रहा है. दिस इज रॉन्ग. एज पर आर्टिकल 258(1) द प्रेसिडेंट कैन एंट्रस्ट द स्टेट गवर्नमेंट और इट्स ऑफिसर्स विद यूनियन फंक्शन, जो कि मैटर्स जिन पर एक्सक्लूसिव पावर किसकी है, यूनियन की. तो वो पावर स्टेट को दी जा सकती है, प्रेसिडेंट दे सकते हैं. The union government may direct states for construction and maintenance of communication military importance. Exactly correct है. The governor with the consent of government, वही functions जहाँ पर state की executive power है अपने officers को दे सकता है. आज का हमारा आखिरी सवाल, as per provisions of the Constitution of India, which one of the following is correct? Only Parliament has the power to legislate over a subject under the concurrent list. Wrong. Both Parliament and state legislature have the power to legislate over a subject under the concurrent list. A legislation made under the concurrent list by Parliament should be ratified by half of the state legislatures. Wrong. Only state legislature are empowered to make laws under concurrent list. सारे ही गलत हैं. ठीक है, सिर्फ कौन सा करेक्ट है? बी इज करेक्ट. अब मैं आपको ये बताती हूँ बी आपको सिंपली क्या क्या याद रखना है. देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 7 है, किस शेड्यूल की बात कर रही हूँ मैं? शेड्यूल 7. इट टॉक्स अबाउट 3 लिस्ट. फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज कंकरेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है इन पर लॉज बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और कंकरेंट में बोथ. पर अगर दोनों ने एक ही सब्जेक्ट पर बना दिया, कॉन्ट्रडिक्शन अगर आ गया तो जो मान्य माना जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा. अब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो विद द परमिशन ऑफ राज्यसभा अंडर आर्टिकल 249 कैन लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट टू. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे तीनों पे ही बना सकती है. ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन था वो था हमारा बी. अब इसके अलावा इन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. वीडियो को लाइक कर दो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो. चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद.